सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबों से वादा करा था कि साइंस के 12 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आप सभी अगर रिवीजन कर लेते हैं तो मेरे मित्र आगे जो आपका ग्रुप डी का पेपर है उसमें ये आपके स्कोर को साइंस में अच्छा खासा बूस्ट कर सकता है। तो आप में से लगभग छात्रों ने कमेंट करा कि गुरुजी आप ही रिवीजन करा दीजिए, और मैंने आप सबों से ये भी बोला था कि आपको 12 चैप्टर करने हैं और मेरे मित्र द लॉजिकल साइंस की तरफ से ये 12 चैप्टर का 12 वीडियो आप सबों को मिलेगा। अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो यकीन मानिए कि ये 12 चैप्टर आपके लाइफ में लाइफ चेंजर साबित होगा। ध्यान में रखिएगा, आज के इस सेशन में हम लोग अपने पहला क्लास की चर्चा कर रहे हैं जहां पे साउंड से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट के साथ मिलेगा, ताकि आपके रिवीजन में जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो पाए। मेरे मित्र इन सभी क्वेश्चन का बोर्ड पीडीएफ नहीं, आपको जो A4 साइज में पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बोर्ड पीडीएफ क्यों नहीं? इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे मित्र यहाँ जो आप 25 क्वेश्चन सीखेंगे उसको आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। सॉल्यूशन की पूरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, लिंक आप सबों के पास है, तो आप जब चाहें तब खोल करके देख सकते हैं। तो अगर आपको A4 सीट में 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं तो मेरे मित्र जो आपका रिवीजन का वादा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है चूहा, गेंडा, चमगादड़, डॉल्फिन। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच एनिमल इज नोन टू कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड? रेट, बैट, राइनोसोरस और डॉल्फिन। क्या होगा इसका उत्तर? अब आप में से बहुत सारे छात्र ये कहेंगे कि गुरुजी सबसे पहले तो हमें ये समझाओ कि ये जो इंफ्रासाउंड यहाँ पे लिखा गया है ये इंफ्रासाउंड क्या होता है, क्योंकि साउंड के बारे में हम सभी बेहतर ढंग से जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये इंफ्रासाउंड क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग बात करते हैं ध्वनि के आवृत्ति परिसर की, यानी कि जो साउंड वेव होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सभी कहते हैं सर ध्वनि जो है या ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति परिसर होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है इंफ्रासोनिक साउंड जिसको हम लोग अपश्रव्य तरंग भी कहते हैं। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड जिसको हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और तीसरा होता है ऑडिबल साउंड जिसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। तो मेरे मित्र जब भी हम लोग बात करेंगे ध्वनि तरंग के आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंग को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो आप सभी कह सकते हैं 3 ग्रुप में। तो पहला चीज आप सभी यहाँ पे ये मेंशन करो, ठीक है, ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर। अच्छा, परिसर का मतलब समझ रहे हो? परिसर का मतलब यहाँ पे रेंज होता है। परिसर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेंज होता है। ध्यान रखना कि ध्वनि के आवृत्ति के रेंज के आधार पर ध्वनि को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है आपका अपश्रव्य ध्वनि तरंग। अपश्रव्य तरंग, ठीक है, जिसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और मेरे मित्र दूसरा है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग। पराश्रव्य ध्वनि तरंग या पराश्रव्य तरंग कह सकते हो, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव आप कह सकते हो, चलेगा। अब श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, यहाँ पे अगर सर हम तरंग लिखे हैं तो यहाँ पे वेव लिखना चाहिए। इंफ्रासोनिक साउंड वेव इसको आप पूरा कह सकते हो, ध्वनि तरंग ऐसे, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, और आप फिर तीसरा जो कहेंगे वो क्या होगा? श्रव्य ध्वनि, ठीक है, ऑडिबल साउंड इसको हम लोग कहते हैं। ऑडिबल साउंड कहते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे मैंने आपको बताया कि हम ध्वनि तरंग के आवृत्ति परिसर की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है
कि कोई भी चीज प्रति सेकंड कितना बार कंपन हो रही है। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, हर्ज लेते हैं। तो ध्यान रखना कि इन तीनों ही ध्वनि तरंग का मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ठीक है। अब सरब ध्वनि तरंग कह दें तो ज्यादा बेटर होगा, या अब सरब ध्वनि कह दें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब सरब ध्वनि, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम साउंड लिख दें तो ज्यादा आप सभी समझ पाएंगे। वेव तो आप समझ ही रहे हैं कि सर ये वेव है, पराश्रब ध्वनि कह दो और इसी को आप अल्ट्रासोनिक साउंड कह दो। अब ये चीजें एडजेक्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अपसरब ध्वनि तरंग वो ध्वनि तरंग होगी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से नीचे होगी। यानी कि जो अपसरब ध्वनि तरंग है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से नीचे की, 20 हर्ज से कम की आवृत्ति वाली, 20 हर्ज से कम की जो आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, याद रखना कि सर अपसरब ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएगा। अब पराश्रब ध्वनि की बात किसको कहेंगे, तो याद रखना कि 20,000 हर्ज, 20,000 हर्ज से ऊपर, 20,000 हर्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली, 20,000 हर्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, आप सभी याद रखना पराश्रब ध्वनि कहलाएगी। अब जो श्रब ध्वनि होगी तो मेरे भाई आप सभी ध्यान रखेंगे कि इसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होगा, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच। अब सर इस तीनों में अंतर क्या है मेरे मित्र, मानव ना तो इंफ्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर सकता है और ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। मानव जब भी डिटेक्ट कर पाएगा तो वो कौन से ध्वनि को, श्रब ध्वनि। यानी कि हम लोगों को सुनने के लिए जो ध्वनि की आवृत्ति का रेंज होना चाहिए वो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच का होना चाहिए, 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच का होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पे आप सभी ध्यान रखेंगे कि सर यहां जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो हमारा ऑप्शन है इसमें कौन इंफ्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट करेगा, यानी कि कौन ऐसा जानवर है जो 20 हर्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। याद रखना राइनोसोरस यानी कि गेंडा, राइनोसोरस यानी कि गेंडा ये 20 हर्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को आसानी से सुन सकता है, क्योंकि इसका जो वोकलाइजेशन होता है, यानी कि ये जो मतलब ध्वनि को डिटेक्ट कर सकता है वो 5 हर्ज से 10 हर्ज के बीच का होता है, और ये उत्पन्न भी उतना ही ध्वनि करता है। तरंग जो गेंडा साउंड करता है वो 5 हर्ज से 10 हर्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को उत्पन्न करता है। और मेरे मित्र गेंडा के अलावे अगर हम बात करें चूहा की, चमगादड़ की, डॉल्फिन की, तो ये सब पराश्रब ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। और आप सभी को ये मालूम होगा कि ये जो चमगादड़ है ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग करके रात में क्या करता है, अपना शिकार करता है। तो मेरे भाई सवाल आपसे यही पूछा कि कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड को उपयोग करके इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है, आप सभी कहेंगे गेंडा। बात बाकी आप यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे कि चूहा, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहा, चमगादड़, डॉल्फिन और पोर्पोइज, ठीक है। पराश्रब ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, पराश्रब ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मनुष्य अपश्रब ध्वनि और पराश्रब ध्वनि को नहीं सुनेगा। मनुष्य जब भी सुनेगा तो उसके ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है, तरंग दैर्घ्य, तरंग की चाल,
सॉरी, तरंग की ऊर्जा, चाल, आवृत्ति, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर, ध्यान देना कि जब हम लोग आयाम की बात करते हैं तो ये आयाम क्या होता है पहले ये समझो। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। आयाम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ठीक, क्या होगा सर? याद रखेंगे कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है तो मेरे मित्र उसके माध्य स्थिति से, या आप कह सकते हो कि उसके माध्यम के मूल में जो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है वो उसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हो दोलन कर रही वस्तु द्वारा कवर की गई अधिकतम विस्थापन। और आयाम का जो हम लोग मात्रक लेते हैं स्पेशली ध्वनि के केस में, वो या तो पास्कल या फिर केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि आयाम का ध्वनि के केस में जो यूनिट होता है वो या तो दाब के समकक्ष होता है या घनत्व के समकक्ष होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एनसीईआरटी कह रही है। तो आप सभी ये कह सकते हैं आयाम का मतलब क्या हुआ? आप सभी कहेंगे तरंग का माध्य स्थिति से, तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। तरंग का आयाम कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे समझेंगे? मेरे भाई, अगर तरंग की बात कर रहे हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकता है। तो मान लो कि ये हमारा कोई अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्या है? हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। तो तरंग के ये वाली जो पोजीशन हो गई है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? माध्य स्थिति, या इसको हम लोग मीन पोजीशन कह सकते हैं। माध्य स्थिति या मीन पोजीशन। अब मेरे मित्र, मैंने आपको बोला कि तरंग के माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा? सर आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहां देखो कि ये जो आपका अधिकतम विस्थापन है, ये अधिकतम विस्थापन एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहां पे जो आपका अधिकतम विस्थापन है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि सर यहां पे इसके माध्य स्थिति से मीन पोजीशन से ऊंचाई, इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। और आयाम को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी ध्वनि की जो तीव्रता होती है या जो प्रबलता होती है वो किस पर डिपेंड करती है? आयाम पर डिपेंड करती है। और याद रखना कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब आयाम 2 गुना हो जाएगा तो प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी। आपको ये चीज मेंशन कर लेना चाहिए यहाँ पे कि ध्वनि की प्रबलता बोले तो लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता बोले तो लाउडनेस आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम के वर्ग क्या होती है? समानुपाती होती है। अब ध्यान रखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये बात ठीक है। सवाल यहां पे ये है कि आयाम बढ़ेगा तो सर ध्वनि की क्या बढ़ेगी? मेरे मित्र, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। जब आप किसी मेज पर ढोलक बजाते हो, आप लोगों ने बजाया ही होगा, जब आप मेज पे धीरे धीरे पीटते हो तो जो आवाज है वो क्या होती है? धीमा निकलता है। लेकिन जब आप उसको जोर से पीटना शुरू कर देते हो तो आप कहते हो सर आवाज जो है वो जोर से निकलना शुरू होता है। क्यों? इसीलिए कि जब आप धीरे धीरे पीटते हो तो उस समय आयाम जो होती है, एम्पलीट्यूड जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। जबकि मेरे मित्र, आप जब मेज को जोर जोर से पीटते हो तो आयाम बढ़ जाती है, और आयाम बढ़ेगी मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंग की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो सवाल वही है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? आप सभी कहेंगे तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस चीज को आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क देकर के लिख लो कि ध्वनि तरंग की
ध्वनि तरंग की आयाम बढ़ने से, ध्वनि तरंग की आयाम बढ़ने से, आयाम बढ़ने से ध्वनि तरंग की, ध्वनि तरंग की ऊर्जा, ध्वनि तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। साथ ही मेरे मित्र यहां पे स्टार मार्क दे करके लिख लो कि ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए आयाम का, आयाम का मात्रक, आयाम का मात्रक दाब या, दाब या घनत्व का मात्रक होता है। दाब या घनत्व का मात्रक होता है। अब दाब का मात्रक आप सबों को मालूम है, पास्कल होता है। घनत्व तो आप सभी कहेंगे केजी पर मीटर क्यूब। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि ध्वनि के लिए आयाम का मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। ये बात भी ध्यान में रखना। अब हमारे ऑप्शन में तरंग दैर्ध्य है, तो याद रखेंगे कि दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? सर, जो ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो कहते हैं। क्योंकि ध्वनि चलेगी तो संपीड़न और विरलन के रूप में ही चलेगी। जबकि मेरे मित्र अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी शीर्ष, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर, इसी को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? गर्त। तो मेरे भाई ये दो कर्मागत शीर्ष, दो कर्मागत शीर्ष यानी कि ये यहां से यहां तक की जो दूरी है अनुप्रस्थ तरंग के लिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? गुरुजी ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। दो कर्मागत गर्त, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? आप कहेंगे सर तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। बाद बाकी चाल तो आप सभी समझ रहे हैं। आवृत्ति का मतलब हुआ कि कोई भी कण प्रति सेकंड में अपने मोशन को कितना बार रिपीट कर रहा है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंगों के एकाधिक प्रावर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है? स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, कंपनकारी, टर्निंग फॉर्क यानी कि टर्निंग कांटा, ट्रम्पेट, क्या होगा इसका ऑप्शन आंसर? मेरे मित्र सवाल यह है कि एकाधिक परिवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप सबों को मालूम है, आप सबों को मालूम है कि ध्वनि में परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। मतलब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके सर फिर क्या होती है? आप कहते हैं उसी माध्यम में लौट जाती है। और जिस तरह हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं कि सर प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे मित्र इसी तरीके से जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौट जाती है तो मेरे मित्र इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सर ध्वनि में भी परावर्तन होता है, बिल्कुल होता है। और मेरे मित्र ध्वनि के परावर्तन के गुण के चलते ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है और रिवर्बरेशन यानी कि अनुरणन उत्पन्न होता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। ध्वनि का परावर्तन क्या है? तो आप सभी कहेंगे ध्वनि का परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है, इसी को हम लोग ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। जैसे आप पहाड़ों पे चले जाते हो और चिल्लाते हो, रिटर्न में आपको आवाज देखने को मिलती है, ये क्या है? सर ध्वनि का परावर्तन। देखने को नहीं, आवाज सुनने को मिलती है। अब मेरे मित्र याद रखना कि ध्वनि के परावर्तन के चलते ही क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। और साथ ही याद रखना ध्वनि के परावर्तन के चलते ही क्या होता है? अनुरणन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। अब मेरे मित्र ये जो अनुरणन है यानी कि रिवर्बरेशन है, ये रिवर्बरेशन क्या है? सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से संबंधित है, यानी कि बहुल परावर्तन से संबंधित है। आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग अनुरणन की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग सीधे कहते हैं ध्वनि का बारंबार परावर्तन। आप अनुरणन के बारे में ये कह सकते हो ध्वनि का बारंबार, ध्वनि का बारंबार बारंबार परावर्तन क्या कहलाता है? अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन कहलाता है, बारंबार परावर्तन। अब मेरे मित्र याद रखना बार बार परावर्तन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे?
सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्या कहेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये अनुरणन किससे संबंधित है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। क्या है ये, ध्वनि का बारंबार परावर्तन। सर ध्वनि के बारंबार परावर्तन से क्या होता है मेरे मित्र, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन का उपयोग देखने को मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी की बातों को देखेंगे तो आप सभी को यहां ध्यान रखना होगा कि जो आपका बहुल परावर्तन है यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, उसका उपयोग कहां पे होता है। तो एनसीईआरटी कह रही है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर, सूर्ज नहीं तुर, जो तुर्की पहले बजाया जाता था, तुर तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसा कि चित्र 11.10 में दर्शाया गया है। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंकुआकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोता की ओर आगे की दिशा में भेजता है। मेरे मित्र आप सभी ने मेगाफोन देखा होगा जो लाउड स्पीकर लगा हुआ रहता है। आप क्या देखते हैं कि सर इस तरीके से यहाँ पे शंकुआकार संरचना है, और ये शंकुआकार संरचना आप कहते हैं सर जब लाउड स्पीकर लगा देते हैं अपने घर के छत्ता पर तो हमारे घर में पूजा होता है, पूरे गांव का लोग सुनता है। तो ये कैसे हो रहा है मेरे मित्र, ये इसलिए हो रहा है कि उसके आगे की जो ये शंकुआकार संरचना है, उसके आगे की जो ये शंकुआकार संरचना है लाउड स्पीकर में, ये क्या कर रहा है सर, ये एक परावर्तक सरफेस उत्पन्न कर रहा है, जिसके वजह से जैसे ही साउंड यहां पे आती है तो मेरे मित्र इसके प्रत्येक सतह से टकरा करके वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसका बारंबार परावर्तन होता है, और इस वजह से ध्वनि तरंग क्या होती है, आगे की ओर प्रेषित होती है, आगे की ओर जाते हैं। ये सेम चीज आप मेगाफोन में भी देखते होंगे, इस तरह का जो सर शादी ब्याह में बजाया जाता है, सबका अगला हिस्सा शंकुआकार होता है। तो मेरे मित्र वही कहा जा रहा है कि जो आपका स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होता है उसको ये बार बार परावर्तित कर क्या करते हैं, श्रोता की ओर आगे की दिशा में भेज देते हैं, यानी कि मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र का जो अगला हिस्सा, मतलब इन यंत्रों में जो एक नली का आगे का खुला शंकुआकार हिस्सा होता है वो क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते सर ध्वनि को आगे की दिशा में भेज देता है। नेक्स्ट मेरे मित्र स्टेथोस्कोप यानी कि आला की बात की जा रही है। आप सभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर साहब पहले आला लगा करके चेक करते हैं कि आपके बॉडी के ऑर्गन जो हैं उसका रिदम सही है या नहीं है। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मतलब ये हुआ कि जो स्टेथोस्कोप में डॉक्टर आपके ऑर्गन के जो रिदम है, जो ऑर्गन आपका मतलब धड़क रहा है या चल रहा है, उसकी लय को जो वो सुन रहा है, यहाँ पे फिजिक्स का कौन सा मैकेनिज्म है, आप सभी कहेंगे गुरुजी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के चलते डॉक्टर के कानों तक आपके जो हृदय की धड़कन है वो क्या होती है सर, आसानी से पहुंच पाती है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना, इसके अलावे आपने जितने भी बड़े बड़े सर उत्सव हॉल देखे होंगे, विवाह भवन देखे होंगे, सिनेमा हॉल देखे होंगे, उन सभी का आप छत देखोगे तो वो कर्व होता है। छत कैसा होता है सर, ऐसे कर्व होता है। क्यों कर्व क्यों बनाया जाता है, इसीलिए कि जो आपका ध्वनि है स्टेज से जो श्रोता साउंड कर रहा है कुछ भी बोले तो वो साउंड इसके शंकुआकार सरफेस से क्या हो, बार बार रिफ्लेक्ट हो, और इस वजह से पूरे हॉल में आपकी आवाज जो है वो बेहतर ढंग से क्या हो सर, अच्छे तरीके से प्रेषित हो, और हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो उसको सुन पाए। तो मेरे भाई कहा जा रहा है कि कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि चित्र 11.12 में दिखाया गया है। और कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। तो मेरे मित्र जो आपका कंसर्ट हॉल है वो वक्राकार बनाया जाता है, साथ ही साथ मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, इन सभी का अगला सिरा शंकुआकार बनाया जाता है। स्टेथोस्कोप, ये सब किसके सिद्धांत पर आधारित है सर, किस सिद्धांत पर, आप कहेंगे
सर ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन का अवधारणा का उपयोग नहीं करता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी स्टेथोस्कोप करेगा, मेगाफोन करेगा, ट्रम्पेट करेगा, जबकि कंपनकारी टर्निंग फॉर्क नहीं करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहां पे नोट करके मेंशन कर सकते हो, नोट करके मेंशन कर सकते हो। पहला पॉइंट ये कि स्टेथोस्कोप 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 इसी को हम आला कहते हैं। चला, आला ध्वनि के बहुल परावर्तन, ध्वनि के बहुल परावर्तन, ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और साथ ही आप लिखेंगे कि कंसर्ट हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल ईटीसी का छत वक्राकार बनाया जाता है ध्वनि के बहुल परावर्तन के लिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के लिए। ये ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चला, ये बात ध्यान में रखना। और साथ ही ये तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है, कि मेगाफोन लाउड स्पीकर, ठीक है, हॉर्न, तुर्र, ठीक है, तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का अगला सिरा, ठीक है, वाद्य यंत्रों का अगला, या आप कह सकते हो वाद्य यंत्रों का अगला सिरा, ठीक है, या वाद्य यंत्रों का खुला हुआ सिरा शंकुआकार बनाया जाता है ध्वनि के बहुल परावर्तन के लिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के लिए। ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर है, तो 1.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ध्यान रखना पहला चीज कि ध्वनि का वेग, या हम लोग सिंपल कहते हैं कि तरंग का वेग यानी कि v किसके बराबर होता है? याद रखना, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। अब इसको हम v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा भी कह सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब कोई भी तरंग हो, तरंग के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होगा? तो सर तरंग का वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा, ये बात ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू कितना है आपका? 4 किलोहर्ट्ज। याद रखना ये कितना हो जाएगा? 1 किलोहर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है, 4000 हर्ट्ज। लेमडा कितना है? 15 सेंटीमीटर। मेरे मित्र मीटर में ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15/100 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 1.8 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है आपको कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा? आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस हमको मालूम है
टाइम निकालना है, स्पीड नहीं मालूम है। हमने आपको क्या बताया कि सर जो ध्वनि तरंग का वेग होगा वो उसके आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होगा। आपके क्वेश्चन में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, इसीलिए v इक्वल टू हम लोग आवृत्ति कितना लेंगे 4000 हर्ज, तरंग दैर्ध्य कितना होगा 15/100, ये डबल जीरो कैंसिल, v इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। अब आप फिर कहेंगे कि गुरुजी चूंकि v इक्वल टू हम d/t लिखते हैं, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि vt इक्वल टू d और t इक्वल टू क्या हो जाएगा d/v। तो डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, मीटर में कितना होगा 1800 मीटर, वेग कितना है 600 मीटर, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 सेकेंड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही इजी सा था, लेकिन मेन सवाल ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कोई भी तरंग हो उसका जो वेग होगा वो उसके आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होगा, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एकाधिक प्रावर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे मित्र। जो ध्वनि का प्रावर्तन होता है उसी ध्वनि के प्रावर्तन के वजह से प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, और ये 100% सही है कि अगर साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, बहुल प्रावर्तन होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है कि एकाधिक प्रावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देता है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे मित्र पिच का मतलब क्या होता है तारत्व। किसी भी आवाज को हमारा मस्तिष्क कैसे ग्रैब करता है, ये उस आवाज की तारत्व होती है। मतलब आप कहते हो ना कि सर फलाना का आवाज मोटा है, चिलाना का आवाज पतला है, ये किसके वजह से होता है? तारत्व के वजह से होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि जो बच्चे होते हैं और जो फीमेल हैं, स्त्रियां हैं, उनकी आवाज पतली होती है, जबकि जो मेल होते हैं उनकी आवाज मोटा होता है। क्यों? क्योंकि सर जो फीमेल हैं उनके वोकल कोर्ड्स में जो झंझनाहट होती है उसमें सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो फीमेल का वॉइस होता है वो हाई पिच वॉइस कहलाता है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा इस वजह से उसकी तारत्व ज्यादा होती है, और तारत्व ज्यादा होती है तो सर उसकी आवाज आपको पतली नजर आती है। लेकिन मेरे मित्र मेल वॉइस का फ्रीक्वेंसी कम होता है, इस वजह से मेरे मित्र पिच जो है वो बहुत कम होता है और आवाज मोटा नजर आता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ध्वनि की पिच बदल सकता है, ये बात गलत है। पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो पिच में बदलाव होगा, अदरवाइज मल्टीपल रिफ्लेक्शन से पिच में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पहला चीज आप सभी ये ध्यान रखना कि जब भी हम पिच की बात करेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? तारत्व। क्या कहेंगे? तारत्व। और याद रखना कि आवाज का मोटा या पतला होना किस पर डिपेंड करता है? तारत्व पर डिपेंड करता है। आवाज का मोटा अथवा पतला होना, आवाज का मोटा अथवा पतला होना किस पर डिपेंड करेगा? तारत्व पर डिपेंड करेगा। याद रखना कि पतला आवाज क्या कहिएगा कि सर इसकी पिच हाई होगी, पतला आवाज हाई पिच। याद रखेंगे मोटा आवाज आप सभी याद रखना लो पिच। साथ ही ध्यान रखना कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, यह बात ध्यान में रखेंगे। किस पर डिपेंड करेगी? आप कहेंगे आवृत्ति पर निर्भर करेगी। ठीक है। अब पतला आवाज, स्त्रियों का पतला आवाज क्यों होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी उसका पिच हाई होता है। अब ध्यान रखना कि पिच हाई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? हाई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि छोटे कमरों में एकाधिक प्रावर्तन अवांछनीय है, यह बिल्कुल सही है। कोई छोटा कमरा है और हम उसमें सोचेंगे कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो यह संभव ही नहीं है।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एकाधिक परावर्तन बड़े हॉल में ध्वनि वितरण में वृद्धि करते हैं, अभी जस्ट आप सबों ने देखा है। तो आपको इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये चूज करना था, और आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एकल आवृत्ति और कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनियों को क्रमशः डैश के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो फैक्ट है, और आप सभी को एज इट इज माइंड में रखना होगा, ये बात ध्यान में रखना। सर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। इसमें किसके बारे में समझाया गया है, सर ध्वनि की गुणता के बारे में समझाया जाएगा। क्या कहा जा रहा है समझिएगा, कि ध्वनि की जो गुणता यानी कि टिम्बर होती है, जिसको हम लोग क्वालिटी भी कहते हैं, कह रहा है कि वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। मेरे मित्र आप सभी सोए हुए भी रहते हो तो आप अपने मम्मी की आवाज को जरूर डिटेक्ट कर लेते हो, लेकिन अगर मौसी आ जाए तो मौसी की आवाज को भी डिटेक्ट कर लेते हो। तो आपने इस चीज को फील करा होगा कि सर समान तारत्व और समान प्रबलता की दो ध्वनि में आप अंतर कर पाते हो, वो किस वजह से, ध्वनि की गुणता के वजह से। किस वजह से, ध्वनि की गुणता के वजह से। अब ध्यान दो, यहां पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे, टोन। और अनेक आवृत्ति के ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर यानी कि नोट कहते हैं। और यह सुनने में सुखद होता है, कर्णप्रिय नहीं होता है। जबकि शोर जो है वो कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तो सवाल यही है कि एकल आवृत्ति आप सभी कहेंगे गुरुजी एकल आवृत्ति हमारा टोन कहलाएगा, और अनेक आवृत्ति का मिश्रण आप सभी कहेंगे गुरुजी नोट कहलाएगा। तो मेरे मित्र एकल आवृत्ति, ध्यान देना यहां पे उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहेंगे और अनेक आवृत्ति के मिश्रण को हम लोग स्वर कहेंगे। तो क्रमशः जब दिया गया है तो एकल आवृत्ति, यहां पे इंग्लिश में तो ठीक किया है, लेकिन हिंदी में सर मिस कर दिया है। स्वर को हम लोग नोट कहते हैं, ठीक। यहां पे आपका स्वर और रब नहीं होगा, ठीक है, टोन और नोट होगा। ऑप्शन ए तो ठीक है आपका, टोन और नोट इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको सुधारना पड़ेगा। तो यहां पे इसको आप काट लीजिएगा। यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप टोन लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको सुधार दे रहे हैं, टोन और नोट। टोन, ठीक। एकल आवृत्ति की ध्वनि आप सभी कहेंगे गुरुजी टोन कहलाएगा, और अनेक आवृत्ति की ध्वनि आप सभी कहेंगे नोट। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नोट को हिंदी में स्वर कहते हैं, ये ध्यान में रखना, नहीं तो बड़ा बवंडर हो जाएगा कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा, इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। अब अल्ट्रासाउंड क्या है भाई, अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि सर वैसा ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ज से ऊपर का हो, वैसे ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। अब याद रखना कि आप लोगों ने कई बार डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराया होगा, वहां पे भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। और मेरे मित्र अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग की बात करें तो मेडिकल इमेजिंग में तो किया ही जाता है, वस्तु की सफाई में भी किया जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र कोई कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हो जो बहुत सर्पिलाकार होता है, जैसे कि कोई स्प्रिंग वगैरह हो गया, तो आप उसको हाथ घुसा के कैसे साफ करोगे, तो आप क्या करते हो 20,000 हर्ज का आवृत्ति उसको देते हो, जिससे उसके बॉडी में वाइब्रेशन आता है और जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो वस्तुओं की सफाई में, धातु ब्लॉकों में दरार का पता लगाने के लिए मेरे मित्र इन तीनों में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। जबकि श्रवण परीक्षण में ऑडियोमेट्री का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में। मेरे मित्र एनसीईआरटी आप सबों के सामने, ध्यान रखना अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग के बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि सर्पिलाकार नली,
विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव इत्यादि। सर पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार तथा अन्य दोष का पता लगाने के लिए करते हैं। मेरे मित्र इसी पराध्वनि का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी में किया जाता है। ठीक है, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर बोलते हैं, पित्ताशय में जो पथरी वगैरह हो जाता है इसके लिए। और मेरे मित्र इस पराध्वनि का उपयोग किस ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ सर पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो मेरे मित्र जो आपका अल्ट्रासाउंड है उसका ये कुछ अनुप्रयोग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहला क्या है, पहला है कि सर अल्ट्रासाउंड का उपयोग हम लोग साफ सफाई में करते हैं, उस जगह को साफ करने के लिए जहां तक हमारी हाथ नहीं पहुंच पाती है। दूसरा इसका उपयोग कहां हम लोग करते हैं, धातु के ब्लॉकों में दरार का पता लगाने के लिए ईसीजी में इसका उपयोग किया जाता है। लिख लो यहां पे इसका उपयोग। ठीक है, आप सभी यहां पे यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड कह देंगे, यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है, कि प्रासरब ध्वनि का, प्रासरब ध्वनि का उपयोग उन जगहों को साफ करने के लिए, उन जगहों को साफ करने के लिए किया जाता है जहां हाथ पहुंचने में कठिनाई होती है, हाथ पहुंचने में कठिनाई होती है। दूसरा उपयोग आप सभी याद रखेंगे कि धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने के, धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए, दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, तीसरा उपयोग ईसीजी में। ठीक है, चौथा उपयोग आप सभी ये लिख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग, ठीक है, आबुर्द, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग आबुर्द ईटीसी के पता लगाने में भी होता है, पता लगाने में भी होता है। ठीक, और आप ये लिख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड हम लोग जो करते हैं बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए, उसका भी किया जाता है। साथ ही पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग छोटे पथरी को तोड़ने के लिए भी किया जाता है, तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्या रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि क्या है, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा, एक मिनट, हम अगर डायग्राम यहाँ पे रखे हो, शायद डायग्राम यहाँ पे नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, ऐसे समझो। मान लो कि यहां से कोई आपका साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा इसमें आप पाएंगे कि ध्वनि सर इस तरीके से जाएगी, मतलब
ये माध्यम के कण के साथ क्या करेगी, इस तरीके से दोलन करते हुए जाएगी। तो यही सवाल आपसे कहा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है। तरंग के गुजरने पर कण पूरी स्थिर रहते हैं, कण अपनी विराम स्थिति के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं, कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करते हैं, कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर ऊपर नीचे दोलन करते हैं। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग जब भी चलेगी तो सर ये इस तरीके से चलेगी। हम ये कह सकते हैं कि कण अपनी विराम स्थिति के आगे पीछे दोलन करती है, और ये जब भी चलेगी तो जहां भी आपको घना वाला क्षेत्र दिख रहा है इसको हम लोग संपीड़न बोलते हैं, कंप्रेशन। और जहां पे आपको सर गैप दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको हम लोग विरलन यानी कि रेयरफैक्शन कहते हैं। जो संपीड़न वाला एरिया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर जो लाइनिंग है वो बहुत घना है, तो यहाँ घनत्व तो ज्यादा होता है और यहाँ पे दाब भी ज्यादा होता है, जबकि विरलन वाले एरिया में सर घनत्व तो कम होता है और दाब ज्यादा होता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है। ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है। संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। संपीड़न में क्या होगा, याद रखना संपीड़न में आपको उच्च घनत्व देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप सभी याद रखना कि यहां दाब भी अधिक होगा, जबकि विरलन में निम्न घनत्व और आप सभी ध्यान रखना निम्न घनत्व और निम्न दाब, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा। मेरे मित्र ये समझो ऐसे कि ये आपका कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और यहाँ कोई आपका मतलब कह सकते हो दीवार वगैरह है। जो प्रतिध्वनि होगा वो कैसे होगा, तो प्रतिध्वनि के केस में ध्वनि परावर्तक सतह से टकराएगी और ध्वनि का परावर्तक सतह से टकराकर लौटने के बाद हमारे कान तक जो आवाज आती है वो क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि यानी कि इको। तो मेरे भाई अगर यहां से साउंड उत्पन्न हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, हालांकि साउंड तो ऐसे सीधे सीधी नहीं जाएगा, आप कह सकते हो सर ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। अब मेरे भाई जो मान लो यहां श्रोता है तो जो प्रतिध्वनि होगा वो क्या होगा, तो सर ऐसे जाएगा पहले और फिर ये रिटर्न इसके सर कान तक पहुंचेगा तब प्रतिध्वनि हुआ। अब ये सारे क्या होंगे, आप सभी कहेंगे परावर्तित होंगे, तभी तो प्रतिध्वनि हुआ। तो मतलब ये हुआ कि ध्वनि एक बार यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कवर करेगी और फिर एक बार यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि प्रतिध्वनि के केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो दोगुना हो जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है, यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा। तो ये मान लो कि यहां से यहां तक 17 मीटर है, ठीक है। अब परावर्तित होकर के आप कहेंगे फिर 17 मीटर आया गुरुजी, तो जब ये परावर्तित होकर के 17 मीटर फिर आया तो कुल दूरी कितनी हो गई, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कुल दूरी 17 + 17 34 हो गया, और स्पीड कितना है, चाल कितना है सर 340 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कितना समय लगेगा। आपने अभी जस्ट देखा है कि t = डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। आपका जो टाइम है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो कितना है 34 और जो स्पीड है वो कितना है 340। 34 से कम 34, 34 दाएं 40, ये हो गया 0.1 सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि जब कोई कंपनमान वस्तु पश्चगामी गति करती है तो बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। जहां निम्न दाब होगा चिला उसको हम लोग विरलन कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि कक्ष तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है।
कक्ष तापमान बोले तो रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि रूम टेम्परेचर पर हवा में ध्वनि की चाल जो है वो लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड है, तो कह रहा है कि अगर इसको जल से गुजारा जाए तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है कि यह शून्य हो जाती है, दूसरा है कि यह घटती है, तीसरा है यह बढ़ती है और चौथा है यह अपरिवर्तित रहती है। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले तो ये बताओ कि जो ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम के किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो मेरे मित्र आप सभी पहला चीज ये ध्यान रखना कि ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए। आप सभी कहेंगे हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान में रखना। क्या याद रखेंगे आप सभी कि ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। मेरे भाई साउंड निर्वात से होकर के गमन नहीं कर सकती है, साउंड वैक्यूम से होकर के प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। तो जब भी हम ध्वनि के प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो हम सभी कहेंगे ध्वनि को गमन करने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि माध्यम के रूप में आपके पास 3 ही माध्यम है, या तो ठोस, या द्रव, या फिर गैस। और आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि की चाल की, किसकी बात करते हैं? ध्वनि की चाल की, तो याद रखेंगे आप सभी कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। हम लोग कितना मानते हैं? लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड। लगभग कितना? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद मेरे मित्र अगर हम लोग ध्वनि की चाल की बात करते हैं किसमें? द्रव में, तो याद रखना कि हम लोग द्रव में लगभग ध्वनि की चाल कितना लेते हैं? 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और मेरे मित्र अगर हम लोग गैस में बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखना, गैस में हम लोग कितना लेते हैं? तो सर लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड। 340 मीटर प्रति सेकेंड। ये एक मैं मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूं और आप इस आंकड़ा को देख करके क्या कह रहे हैं कि गुरुजी हमको तो दिख रहा है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और आपको ये ध्यान में भी रखना होगा कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में जाएगी? आप सभी कहेंगे ठोस में जाएगी। सबसे स्लो किस में जाएगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी गैस में जाएगी। अब मेरे भाई सवाल आपसे ये पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल से गुजरने पर इसकी चाल का क्या प्रभाव, जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सबों को मालूम है कि ठोस में सबसे ज्यादा होगा, गैस में सबसे कम है। तो ध्वनि अगर ठोस से गैस में आएगी तो आप सभी कहेंगे सर उसकी जो चाल है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ध्वनि अगर गैस से ठोस में जाएगी तो आप कहेंगे सर उसके चाल में वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां पे ध्वनि क्या हो रहा है? सर गैस में 343 मीटर प्रति सेकंड कह दिया है, कह रहा है कि जल से गुजरने पर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी द्रव से गुजरेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो मेरे मित्र जो सवाल आपसे है कि जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी यह बढ़ती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पे आप सभी स्टार मार्क देकर के ये लिखेंगे, ये मेंशन करेंगे कि ठोस से गैस की ओर जाने पर, ठोस से गैस की ओर जाने पर ध्वनि की चाल में कमी होता है। ध्वनि की चाल में क्या होता है? कमी होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि गैस से ठोस की ओर जाने पर, गैस से
ठोस की ओर जाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होता है। ध्वनि की चाल में क्या कहिएगा? आप कहेंगे गुरुजी वृद्धि होता है। ये बात ध्यान में रखना। साथ ही ध्यान रखेंगे कि ध्वनि जब किसी भी माध्यम में गमन करेगी तो सबसे तेज ठोस में उसके बाद द्रव और फिर गैस। ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरे मित्र ध्वनि के प्रोपेगेशन में कुछ ऐसे भौतिक राशि भी होते हैं जो क्या करते हैं, ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर। मेरे मित्र अगर माध्यम की ताप बढ़ा दी जाए तो आप सभी याद रखना ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अगर वायुमंडल आर्द्र हो तो मेरे मित्र आर्द्र वायुमंडल में ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। तो अभी आप सभी ये कह सकते हैं कि जो सवाल हमसे पूछा गया उसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा कि गुरुजी जल से गुजरेगा तो इसकी चाल बढ़ेगी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपने सर प्रिकॉशन के लिए, सावधानी के लिए ये चीज ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरे मित्र अगर आप रेलवे के 2018 के पैटर्न को देखेंगे तो सर मोस्ट ऑफ द सवाल इस टेबल से पूछे गए थे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर फलाने माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऐसे इसको याद रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मेरे मित्र अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो आप सभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ठोस में एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होगी, लगभग 6420 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ध्वनि की चाल जब भी होगा आप सभी कहेंगे गुरुजी मीटर पर सेकेंड में होगा। अब इसी तरीके से निकेल में बात करेंगे 60-40 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पीतल में 4700, कांच में 3980। तो आप क्या देख रहे हो कि ठोस में लगभग जो ध्वनि की चाल है वो क्या है, 5000 से अधिक है। अगर हम द्रव की बात करें तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड, आशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, इथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड, मेथेनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड। गैस में बात करेंगे हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965, वायु में 346, ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में सर 213 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये बात भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि एक पराश्रव तरंग की आवृत्ति 33 किलो हर्ट्ज है। यदि इस तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। मेरे मित्र सवाल ये है कि तरंग की आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग न्यू कहते हैं वो कितना दिया हुआ है, 33 किलो हर्ट्ज। याद रखना ये किलो हर्ट्ज है, चूंकि 1 किलो हर्ट्ज यानी कि 1 kHz इक्वल टू कितना होता है, 1000 हर्ट्ज। तो याद रखना यहाँ पे कि ये जो आवृत्ति है ये कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी 33 गुना 1000, ये हमारा 33000 हर्ट्ज हो जाएगा, 33000 हर्ट्ज हो जाएगा। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है कि तरंग की जो चाल है यानी कि जो भी है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा। अब याद कीजिए मैंने आपको पीछे के सेशन में ये बताया है कि जो तरंग का वेग होता है, जो तरंग का वेग होता है वो मेरे मित्र तरंग की जो आवृत्ति है और तरंग दैर्घ्य है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे v इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी न्यू यानी कि आवृत्ति इंटू लेमडा। और ध्यान देना यहाँ पे कि जो तरंग की चाल है वो कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति कितनी है तो सर 33 किलो हर्ट्ज, जो कि क्या है आप कहेंगे सर 33000 हर्ट्ज है। और मेरे भाई लेमडा आपको निकालना है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 333 बटा 33000, और ये कैंसिल होगा। और आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी ये 33 भी कैंसिल होगा और नीचे हमारा एक ये हो जाएगा हमारा 1/100। और भाई साहब इसी को हम 0.01 मीटर लिख सकते हैं। याद रखना तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमारा सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधा सा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि एक लड़की ने एक चट्टान के पास ताली बजाई
और 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनी। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो लड़की से चट्टान की दूरी कितनी है? मेरे भाई मान लो कि ये आपका कोई एक चट्टान है, ठीक। अब यहां पे कोई एक लड़की है, अब इन्होंने क्लैपिंग किया तो जो ताली बजाई, तो इसके ताली बजाने के 4 सेकंड बाद, ताली बजाने के 4 सेकंड बाद इसको प्रतिध्वनि सुनाई थी। जबकि यहाँ पे जो ध्वनि की चाल है वो कितना है? 320 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहां से जो साउंड रिलीज हो रहा है वो साउंड मेरे मित्र 320 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और फिर ये इसको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रहा है। तो आप सभी कहेंगे ये लौट के आएगा भी, ये लौट के आएगा भी। तो मेरे मित्र एक बार जब इधर से गया तो डी डिस्टेंस, और फिर इधर से आया तो आप सभी कहेंगे डी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि गुरुजी कुल दूरी हमारा, कुल दूरी 2D हो जाएगा, कुल दूरी 2D हो जाएगा। और जो ध्वनि की चाल है यानी कि स्पीड है वो कितनी है? 320 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे भाई चूंकि आप सभी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम कहते हो ना, लेकिन यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? 2D। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी स्पीड इक्वल टू 2D बटा टी हो जाएगा। और ये जो स्पीड है आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 320 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे ध्यान देना कि 2D है और बटा टाइम आपका कितना है? 4 सेकंड। आप क्या कहेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और D इक्वल टू हो जाएगा 640 मीटर। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है कि सर लड़की से चट्टान की दूरी कितनी है, आप सभी कहेंगे 640 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होगी? अधिक आयाम, कम चाल, छोटी तरंग दैर्ध्य, उच्च तारत। हमने आपको कल ही समझाया था कि किसी भी ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम पर डिपेंड करती है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना, मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप मेज को धीरे धीरे पीटते हो, मेज को धीरे धीरे पीटते हो तो उससे आपको सॉफ्ट साउंड सुनाई पड़ता है, लेकिन जोर से पीटते हो तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी हमें तेज साउंड सुनाई देता है। क्योंकि जब आप जोर से पीटते हो तो उसकी जो आयाम होती है वो बढ़ जाती है और उसमें क्या होता है सर? अधिक ऊर्जा आ जाती है। तो सवाल वही है, एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की, सेम फ्रीक्वेंसी की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होगी? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तेज ध्वनि तरंग होगा उसमें आयाम अधिक होगा। तेज ध्वनि तरंग में क्या होगा? आयाम अधिक होगा। और ध्वनि की प्रबलता डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? आयाम के प्रोपोर्शनल होती है। ये बात ध्यान में रखना, आयाम के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी, आप कहेंगे गुरुजी तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो तरंग है वो दो प्रकार के हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। तो इस तरह से जो मोशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। और ये जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और मेरे भाई दो दो कर्मागत शीर्ष या गर्त की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? दो कर्मागत शिखरों के बीच की दूरी, आप कहेंगे गुरुजी तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, आप कहेंगे बिल्कुल सर, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि मरीज के दिल की धड़कन आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? विद्युत संकेत में परिवर्तित करके, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन द्वारा, बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण द्वारा, ध्वनि के बहुल परावर्तन द्वारा। क्या कहिएगा आप सभी कि गुरुजी मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप यानी कि आला के माध्यम से डॉक्टर के कान तक ध्वनि के बहुल परावर्तन के द्वारा पहुंचता है। और इस चीज को हम लोगों ने कल ही क्या करा है? डिस्कस करा है। तो सीधा सा उत्तर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि के बहु परावर्तन यानी कि साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते सर स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक क्या होती है? आवाज पहुंचती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
कि बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव प्रभाव क्या होता है। हम लोगों ने कल ही डिस्कस करा कि जो बड़ा कम्युनिटी हॉल होता है, विवाह भवन होता है, उसके जो छत होते हैं उसको कर्व बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो पाए, और जब ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि जो है वो समान रूप से पूरे हॉल में फैलेगा। तो सवाल वही है कि बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है। यह ध्वनि को ऊष्मा रूप में रूपांतरित करता है? बिल्कुल नहीं। यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है। ना कहिएगा कि गुरुजी आयाम, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है कि जो आयाम होती है ये क्या करती है सर, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करती है। इसलिए सीधा सा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि मेगाफोन, लाउड हेलर, भोंपू और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु डिजाइन किया जाता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में भी एक्सप्लेन करा कि मेरे मित्र जो मेगाफोन होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, आप पाते होंगे कि उसका जो अगला सिरा होता है, उस अगला सिरा को क्या कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके का बना दिया जाता। क्यों? ताकि मेरे मित्र ध्वनि का यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और ध्वनि जो है वो एक विशेष दिशा में क्या हो, एक विशेष दिशा में संचरित हो। आपने इस चीज को फील किया होगा, आपके गांव में आसपास में कहीं पे भी अगर कीर्तन भजन हो रहा होता है तो लाउड स्पीकर जिधर घुमाया है उधर उस दिशा में बहुत तेज आवाज पहुंचती है, लेकिन जिधर सर लाउड स्पीकर नहीं होता उधर क्या होता है, कम आवाज पहुंचती है। तो बेसिकली लाउड स्पीकर हो या शहनाई हो, इसके अगले सिरे को सर पूरी तरीके से फैलाया इसलिए जाता है ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और ध्वनि जो है वो एक निश्चित दिशा में क्या हो सर, केंद्रित होकर के संचरित हो। सवाल वही है कि मेगाफोन, लाउड हेलर और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु डिजाइन किया गया। ध्वनि तरंगों को सभी दिशाओं में समान रूप से फैलाना? नहीं। ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करना? बिल्कुल नहीं। ध्वनि तरंगों को एक विशेष दिशा में केंद्रित करना? बिल्कुल मेरे मित्र। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, कण अनियमित रूप से गति करते हैं, वायु के अनुकंपन नहीं करते हैं, कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। मेरे मित्र सवाल है कि हवा में जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, तो हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य क्यों होती है? आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हवा का फ्लो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और जब ध्वनि तरंग चलेगी तो वो कुछ इसी तरीके से चलेगी। तो हम लोग ये क्या कहेंगे कि गुरुजी हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य इसलिए होती है क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करती है और यही कारण है कि हवा में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश होता है। यहाँ पे एक आपका ऑप्शन सर मिसमैच कर दिया गया है जिसको हमें सुधारना होगा और यहां लिखना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पे उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति, उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति लिखना होगा। कह रहा है कि उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः क्या होता है। याद कीजिए मैंने आपको कल पिच के बारे में बताया था। हमारा मस्तिष्क अलग अलग ध्वनि को डिटेक्ट कर पाता है या ये बता पाता है कि ये आवाज मोटा है या पतला है। किस वजह से? ध्वनि के तारत्व के वजह से। और ध्वनि की जो तारत्व होती है वो किस पर निर्भर करती है? आप सभी कहते हैं फ्रीक्वेंसी पर। और मेरे मित्र मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल का वॉइस होता है वो हाई पिच वाला होता है और इस वजह से उसकी ध्वनि पतली होती है। और जहां भी हाई पिच होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, जहां लो पिच होगा वहां फ्रीक्वेंसी भी लो होगा। सवाल वही है कि उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश होता है। निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति? बिल्कुल नहीं। निम्न आयाम और उच्च आवृत्ति? बिल्कुल नहीं। उच्च आयाम और कम आवृत्ति? बिल्कुल नहीं। उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है
कि ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है प्रबलता तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता आप सभी कहेंगे गुरुजी एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि गेंडे, व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं? मेरे मित्र हम सभी ने कल देखा था कि ध्वनि तरंग के जो फ्रीक्वेंसी है उसके रेंज के आधार पर ध्वनि तरंग को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और सर ऑडिबल साउंड। आपने ये देखा कि ये जो गेंडा है ये क्या करता है मेरे मित्र, ये 5000 कह रहे हैं 5 हर्ज से 10 हर्ज की ध्वनि को डिटेक्ट करता है या उत्पन्न करता है। मतलब ये हुआ कि सर गेंडा जो है वो अपसरब ध्वनि इंफ्रासाउंड को सुन सकता है। बिल्कुल मेरे मित्र, याद रखना केवल गेंडा ही नहीं, व्हेल मछली और हाथी भी संचार के लिए क्या करती है? इंफ्रासोनिक साउंड का उपयोग करती है या इंफ्रासाउंड का उपयोग करती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे चूहा की, बात करेंगे डॉल्फिन की, बात करेंगे चमगादड़ की, बात करेंगे पोर्पोइज की, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये अति श्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं उसका उपयोग करता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित होता है? ध्वनि के केवल विद्युत संकेतों में रूपांतरण, ध्वनि के परावर्तन, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के अवशोषण, अवलोकन के लिए ध्वनि के प्रकाश में रूपांतरण। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि स्टेथोस्कोप सर साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्टेथोस्कोप या इको प्रतिध्वनि किसके चलते होगी? आप सभी कहेंगे ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होगा। ठीक है, बहुल परावर्तन या फिर प्रतिध्वनि उत्पन्न होना किस वजह से होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है, यानी कि साउंड के रिफ्लेक्शन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण की गति डैश होती है? यादृच्छिक, वृत्तीय, तरंग गति के लंबवत, तरंग दिशा के समांतर, क्या होगा इसका उत्तर? सवाल आपसे यह है कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण की गति डैश होती है, क्योंकि मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे हो कि अनुदैर्घ्य तरंग इस तरीके से चलेगी, तो कण की गति क्या है? आप सभी कहेंगे तरंग दिशा के समांतर। तो हमारा सीधा सा उत्तर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों उम्मीद करेंगे कि इस 2500 क्वेश्चन को आपने बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करा होगा और साथ ही साथ साउंड चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन आपके माइंड में घूम रहा होगा। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।